नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH। न्यूज़ 18 JKLH के न्यूज़ रूम में बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH के न्यूज़ रूम में। जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें आपने जीती हैं और आप पर ये आरोप लग रहे थे कि आप एक फ्लॉप डायरेक्टर हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से आपने चुनावों में जो दमखम लगाया, आप एक सुपरहिट डायरेक्टर साबित हुए और पहली फिल्म आपकी सुपरहिट। सर देखिए, एक बात तो मैं कहूँगा, पहली फिल्म तो नहीं है मेरी ये, और मैं हिमाचल प्रदेश में वर्षों से राजनीति में हूँ और मेरा आकलन बड़ा सीधा सा था कि मोदी जी को जिस तरह का समर्थन सहयोग हिमाचल प्रदेश देता है और उस सारी चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें तो हम 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे और चारों सीटों पर जीते थे, और इसलिए हमने कहा था कि 2024 में भी हम चारों सीटों पर जीतेंगे। और अब के इस चुनाव में ठीक है, चुनाव था, कांग्रेस की सरकार थी, सामने चुनौती थी, उसमें दो राय नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बहुत बेहतर ढंग से सारा कैंपेन चलाया और कैंपेन कंक्लूड किया। और जिस दिन कंक्लूड किया उस दिन हमने कह दिया था कि हम चारों सीटों पर बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। सिर्फ जीतेंगे नहीं, बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे, और जीते हम। और हम 57% वोट शेयर के साथ हिमाचल प्रदेश में चारों सीटें जीतने में सफल हुए। सर, मंडी को लेकर फाइट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मानी जा रही थी, बहुत ज़्यादा टफ मानी जा रही थी। विक्रमादित्य वर्सेस कंगना रनौत, हर कोई ये जानना चाह रहा था काशी के बाद अगर कोई हॉट सीट थी तो वो छोटी काशी थी। इसमें दो राय नहीं, क्योंकि कंगना के आने के बाद थोड़ा वहाँ चर्चा का एक दौर इस तरह से हो गया और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट करने की कोशिश की। कांग्रेस के नेताओं ने बहुत सारी टिप्पणियाँ, व्यक्तिगत टिप्पणियाँ जिस प्रकार से की थी, जिसके कारण थोड़ा माहौल अलग तरह का बन गया उस चुनाव में। लेकिन उसके बाद जब हमने सारी चीज़ को वहाँ पर महसूस किया और चुनाव की कैंपेन को दिखा, कांग्रेस का फोकस हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक सीट पर था, वो था मंडी सीट, कि इस सीट को हर हाल पर जीतना। और जीत के लिए उन्होंने पार्टी हाईकमान को भी कम्युनिकेट यही किया था कि अगर हमारी एक सीट निकलेगी तो मंडी की निकलेगी। वैसे तो बोलते थे हम 4 निकालेंगे, फिर बाद में 2 में आ गए, लेकिन पहली सीट जहां पर उन्होंने कैंपेन भी सीरियसली किया, फोकस भी किया, रिसोर्सेज भी डाले और नेता भी उनने कोशिश की कि भाई विक्रमादित्य जो है वो एक यंग चेहरा था और इस तरह से सारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के हिसाब से सारा वो किया था। लेकिन वहाँ हमारे पास ताकत है मंडी में, क्योंकि मेरा अपना गृह जिला है। सर, आप ही तो मंडी में सबसे बड़ी ताकत थे। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं, जिन लोगों ने आपका कैंपेन देखा, आपको कवर किया, जितनी जीत ये कंगना रनौत की है सर, उतनी ही जीत आपकी भी है। देखिए, कंगना तो कैंडिडेट थी वहाँ पर, और कैंडिडेट के नाते जीत तो स्वाभाविक रूप से होती, लेकिन सही मायने में जीती वहाँ पर पार्टी है। पार्टी की जीत इसलिए कह रहा हूँ मैं कि 9 विधानसभा जो मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के जो हैं 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र में हमको बढ़त मिली, और उसके बाद कुल्लू में से 4 विधानसभा में से 3 में बढ़त मिली, भरमौर में बढ़त मिली, यानी कि कुल 17 विधानसभा क्षेत्र में से हमको 13 विधानसभा क्षेत्र में लीड मिली। और कांग्रेस को हमने चारों तरफ से वहाँ पर घेरा और उसमें हम सफल भी हुए। सिर्फ वो अपने रामपुर और ट्राइबल के इलाके में लीड लेने में सफल हुए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद चुनाव बहुत ताकत के साथ लड़ना पड़ा और पूरा हमने उसको प्लान भी किया और उसका परिणाम अच्छा रहा। और मोदी जी की रैली और गडकरी जी की रैली और साथ में फिर लास्ट में योगी जी की रैली, ये 3 चीज़ें लास्ट में हमने इस तरह से प्लान की, जिसके कारण कांग्रेस का कैंपेन जो है बहुत पिछड़ गया। फिर उसके बाद कंगना रनौत को उनके कैंपेन के लिए, उनकी भाषा शैली के लिए कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि उनके हर सभा में और हर नुक्कड़ सभाएं जहां भी वो करती थी, आप हमेशा उनके साथ मौजूद रहे। तो कभी आपको ऐसा लगा कि कंगना रनौत कुछ ऐसा कह रही हैं, कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं जिस डैमेज का कंट्रोल आपको करना पड़ा? कुछ प्रेशर, चैलेंज कितना बड़ा था? देखिए, नई थी, क्या ऐसा है ना कि वो जिस फील्ड से आई थी तो राजनीति उनके लिए बड़ी नहीं थी, और यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत संभल करके चलना होता है उस सारी सिचुएशन में। कुछ दौर ऐसे आए भी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने हैंडल किए, और कुछ चीज़ें अगर ऐसी हुई भी
तो वहाँ विक्रमादित्य जो कांग्रेस के कैंडिडेट वो भी कम नहीं होते थे, वो भी उसी तरह से बोलते थे। लेकिन हमने फोकस किया इश्यूज़ पर, हमने कहा मुद्दों पर चुनाव हो, और मुद्दों पर फोकस करने के लिए हमने मोदी जी की नीतियाँ, मोदी जी का 10 वर्ष का कार्यकाल, इस पर हमने फोकस किया मेनली, और उसका निश्चित रूप से एक असर पड़ा। और जो जवाब कांग्रेस को जिस भाषा में देने की आवश्यकता थी वो संभाला हम लोगों ने, और उस भाषा में जवाब दिया। और मुझे इस बात को सिर्फ इतने ही कहना है कि अल्टीमेटली जब पार्टी ने सारे सिस्टम को वहाँ पर संभाला, पार्टी के सारे कैडर ने, पार्टी के नेताओं ने मिल करके, तो जीत हमारी सुनिश्चित। विरोधियों ने ये भी आरोप लगाया कि मंडी सीट को लेकर इतना प्रेशर आपके ऊपर खास तौर पर था कि आप अपने संसदीय क्षेत्र और अपने मंडी से कहीं और जा ही नहीं पाए, आप निकल ही नहीं पाए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, मैंने 5 दिन कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाए, मैंने 3 दिन शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाए, मैंने तीन दिन जो है वो 3 के 4 दिन हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाए, और इतने ही लगा सकते थे। लेकिन मेन फोकस यानी कि मैं कैंपेन करके आता था, मंडी आ जाता था। सारा दिन भर कैंपेन करने का कारण ये था कि मंडी हमारे लिए इसलिए महत्व था, और पार्टी का नेतृत्व ने हमको कहा कि आपको फोकस मंडी पर करना, और इसलिए स्ट्रेटजी, दिस वाज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। तो उस कारण से हमने सारी चीज़ को इस तरह से प्लान किया, और बहुत बेहतर ढंग से सारी चीज़ें उसमें हमने की। दिन भर का होमवर्क काम करते थे, फिर नेक्स्ट डे के लिए होमवर्क करते थे, वो सारी चीज़ को लेकर के हमने। सर, कुल मिलाकर अगर देखा जाए लोकसभा और विधानसभा 10 सीटों पर महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा था। जितने महत्वपूर्ण लोकसभा के ये 4 सीटें थी, उतनी ही महत्वपूर्ण विधानसभा की उपचुनावों की 6 सीटें भी थी। 6 सीटें कुल मिलाकर आपने जीती, 4 लोकसभा 2 विधानसभा, 4 सीटों पे आप चूक गए। कहा यह जा रहा था कि 4 तारीख को जहां केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कमल खिलेगा, लेकिन कहाँ चूक हो गई, कहाँ रह गए? लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि एक तो पहले उस एस्पेक्ट को देखा जाए कि हम 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में जीते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मंडी पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के पास थी, वहाँ मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस की थी, हमने कांग्रेस से वो छीनी है। और उसके बाद ये जो 6 सीटों पर उपचुनाव था, ये 6 सीटों में उपचुनाव में 6 के 6 कांग्रेस के पास थी सीटें, उसमें से 2 सीटें हमने छीनी हैं। तो हमने उनसे ज़्यादा हासिल किया है। 4 लोकसभा जिसमें 1 कांग्रेस से छीनी, और उसके बाद 2 विधानसभा जिसमें से जो 6 कांग्रेस की थी उसमें 2 हमने जीती हैं। ये बात ठीक है कि जो उपचुनाव में जो 4 सीटें हमारी जो है बहुत कुछ थोड़े मार्जिन से रही हैं, उस बात को लेकर के कांग्रेस का फोकस उस पर था। उनको ज़्यादा यही लग रहा था सरकार कैसे बचाई जाए, और सरकार बचाने के लिए वो ज़्यादा फोकस वहीं पर किए हुए थे, और उसमें थोड़ा कामयाब हुए। लेकिन सरकार कांग्रेस ये लगा रही है कि आपने भटकाया उन्हें इन उपचुनावों में, और 4 सीटें आप फिर लोकसभा की इस नहीं, देखो, हमारी पहली प्रायोरिटी तो दिल्ली थी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। इसमें हमने कहा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और जहाँ हिमाचल प्रदेश की बात है उसको हम बाद में भी करेंगे, थोड़ा कुछ करेंगे, मतलब करने का मतलब ये है, यानी अभी खत्म नहीं। तो खत्म कहाँ से हुई? देखिए, अभी तो 3 उपचुनाव और हैं। जो निर्दलीय विधायक है उनका रेजिग्नेशन अब एक्सेप्ट किया है, और जो बिल्कुल जो है वो बहुत ही गलत तरीके से सारा वो स्पीकर महोदय ने किया है कि रेजिग्नेशन देने के बाद कई महीनों तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट तब किया जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम 1 दिन पहले उससे आने वाला था, मतलब 1 दिन पहले उससे उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो मुझे लगता है कि वो एथिकली बहुत गलत किया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात को कह रहे हैं कि 3 उपचुनाव अभी हैं। 6 CPS के मामले जो है हियरिंग हो चुकी है हाई कोर्ट में, और उसमें अभी उसमें जजमेंट जो है रिजर्व्ड है, और मुझे लगता है वो जजमेंट बहुत जल्दी आ जाएगी। अगर वो आती है जजमेंट, डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा है जजमेंट अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट CPS के मामले में आ चुकी है, और जब उनके अगेंस्ट जजमेंट जाएगी तो सरकार फिर संकट में होगी, बहुत संकट में होगी। और उनके अपने ही लोग इस काम में लगे हैं, और वो काम में लगे हैं कि सुक्खू को बदलने की बात चल रही है, कई तरह की बातें चल रही हैं। इस चीज़ को अगर इस संदर्भ में देखा जाए कि प्रतिभा सिंह ने हाल ही में कहा, और बहुत पहले जब ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था, 27 फरवरी की वो तारीख थी, उसके इर्द गिर्द ही प्रतिभा सिंह के ये बयान थे कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही है लोगों की, और अभी भी कमोबेश वो इसी तरह के बयान दे रही हैं, और ये कह रही हैं कि अभी भी बहुत बदलाव की ज़रूरत है। तो क्या ये रेजोनेट करेगा जो आप कह रहे हैं आपकी बात से? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए,
प्रतिभा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अच्छा नहीं हो रहा है, काम नहीं हो पा रहे हैं, सरकार ठीक तरह से नहीं चल रही है, और वो पहले भी कह चुकी हैं। अब चुनाव का परिणाम आ गया, अब उसके बाद भी कह रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें ठीक करने को है, इसका मतलब ठीक नहीं है, ठीक करने को है तो मतलब ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है तो अब तो वो ठीक करते रहे, लेकिन जो डैमेज उनको होना था वो हो गया, जो नुकसान होना था वो हो गया है। और उस हिसाब से मैं यही कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति है वो बहुत हास्यास्पद बनी है। टेक्निकल ग्राउंड्स पर सरकार बची है, अन्यथा सरकार जो है वो जनमत में भी खो गई है, क्योंकि 68 में से 61 विधानसभा क्षेत्र में अभी लोकसभा के चुनाव में वो हारे। 10 मंत्री उनके हार गए, 11 में से 10 मंत्रियों के सीटें हार गई है उनके, वहाँ पीछे चले गए। सिर्फ एक जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के यहाँ से थोड़ी सी 1000 वोट की बढ़त मिली है, 1500 की बढ़त मिली है। चीफ मिनिस्टर की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है, यानी कि जनमत खो गए हैं वो, और मेरा तो मानना है कि बहुमत भी खो गए हैं वो एक तरह से। सर 10 सीटें थी हिमाचल प्रदेश में, लोकसभा प्लस विधानसभा की 4 सीटें तो आपने जीत ली, लेकिन विधानसभा की सिर्फ 2 सीटें ही आप जीत पाए। बाकी 4 सीटों पर कहाँ चूक गए? क्योंकि जिस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी, कांग्रेस आरोप लगा रही थी ऑपरेशन लोटस का। नहीं, देखिए, अगर सीटों की गिनती पर आप जा रहे हैं तो मैं इसको दूसरे ढंग से लेता हूँ जरा। हम 68 में से 62 सीटों पर इस लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल किए हैं। 10 मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में बढ़त हासिल नहीं कर पाए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी अपने चुनाव क्षेत्र में हार गए। सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के यहाँ से थोड़ी सी एक बढ़त आई है। और दूसरी बात, 4 लोकसभा में से 1 सीट तो कांग्रेस के पास पहले से थी, वो हमने छीनी है, वो हमने जीती है। और उसके अलावा अगर 6 उपचुनाव की अगर हम बात करें तो 6 उपचुनाव में आपने देखा होगा कि 6 उपचुनाव में से हमने 2 सीटें जीती हैं। ये 6 की 6 कांग्रेस के पास थी, 2 जीती हमने, 2 छीनी है उनसे। तो हमने उनसे छीना है, वो हमसे कुछ भी नहीं ले पाए, हमने ही उनसे छीना है। लेकिन बात ठीक है कि उपचुनाव में 4 सीटों पर जीतने के बाद वो थोड़ा कंफर्टेबल, ऐसा टेक्निकली कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल हो गई। लेकिन मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी इससे नहीं हुई है। गवर्नमेंट जो है वो जनमत खो चुकी है, क्योंकि 68 में से 62 सीटों पर हारी है इस लोकसभा चुनाव में। और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जहां बहुमत की दृष्टि से अगर हम बात करें कि राज्यसभा की सीट हारने पर इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद तो वो बहुमत उनके पास है नहीं रहा हुआ उस तरह से। टेक्निकल ग्राउंड पर सरकार चल रही है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये बहुत लंबा दौर नहीं। लेकिन सर एक रॉन्ग डूइंग का जो एक असेंस है, या एक रॉन्ग डूइंग, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की राजनीति बड़ी एथिक्स की राजनीति मानी जाती है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें इतिहास में कभी नहीं हुई। लेकिन एक सेंटिमेंट, जो रॉन्ग डूइंग सेंटिमेंट जो जनता के बीच में गया है, सर उससे भाजपा आगे आने वाले समय में कैसे काउंटर करेगी? नहीं, देखिए, ये थोड़ा सा इस तरह से एक नैरेटिव उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की, ये इस तरह की बातें उन्होंने कही कोशिश की, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। ये विधायक कांग्रेस पार्टी के अगर कांग्रेस से बाहर हुए तो नाराजगी की वजह से हुए, उनके झगड़े चल रहे थे और पब्लिक प्रोग्राम में उनके झगड़े चल रहे, तो वो बार बार कह रहे थे हमारी बातें सुनी नहीं जाती, मानी नहीं जाती, इस तरह से बार बार कह रहे थे वो। अगर वो सारी चीज़ के लिए अगर कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी दोषी है, लेकिन उनने नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की और उसके कारण हम ये नहीं कह सकते कि कुछ गलत किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम तो ये मान के चले थे 5 वर्ष का मैंडेट अगर मिला है तो 5 वर्ष तक सरकार चलेगी, हम अपोजिशन में रहेंगे, लेकिन हालात ऐसे अपने आप उन्होंने पैदा किए हिमाचल प्रदेश, इसके लिए कोई और दूसरा दोषी नहीं हो सकता। सर अब कैसा माहौल लग रहा है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कल नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं। क्या एक्सपेक्टेशन हिमाचल की जनता की रहनी चाहिए और कैसा माहौल, क्या मैसेज यहाँ से निकल के हिमाचल के लिए जाएगा? देखिए, एक तो हम हिमाचल के लोग इस बात के लिए प्रसन्न है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने अपना योगदान 100% दिया है, और वो 2014 में भी, मैंने कहा कि 2019 में भी और 2024 में भी। इस बात का हमको संतोष है। छोटा राज्य है, 4 सीटें हमारे पास हैं, लेकिन जो हम कर सकते थे हमने वो किया है। और इसके लिए पिछले कल प्रधानमंत्री जी से जब मेरा मिलना हुआ तो उन्होंने बधाई भी दी हमको कि हिमाचल ने बहुत अच्छा किया, 4 सीटें जीत करके दी हैं। और इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से एक्सपेक्टेशन देश को भी है, हिमाचल को भी है,
अच्छा होगा, बड़े फैसले होंगे, महत्वपूर्ण निर्णय होंगे और उसमें हिमाचल प्रदेश के लिए जो विकास की दृष्टि से पूरा जो मदद होनी है, उस मदद के लिए मोदी जी कभी मना ना पहले किए हैं ना आगे करेंगे। इस बात का आपको पूरा भरोसा और अच्छा होगा हिमाचल के लिए। मैं सर एक चीज़ कांग्रेस बार बार इस बात को भुना रही है, कैंपेन में भी इस बात को भुनाया कि इतनी बड़ी आपदा, सदी की इतनी बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश पर आई और केंद्र की तरफ से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला। जितने भी सांसद हैं उनके ऊपर, जो मौजूदा सांसद भी चुनकर आए, उनके ऊपर भी आरोप लगाए गए कि उन्होंने किसी तरह की कोई मदद नहीं दिलाई। आपके ऊपर भी आरोप लगाए गए और अब एक बार फिर से, क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और फिर कमोबेश वही बरसात का मौसम आएगा, वही स्थितियां पैदा होंगी दोबारा। हम नहीं चाहते कि उस तरह की कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स और अनप्लेजेंट सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में आए, लेकिन इस चीज़ को कैसे काउंटर किया जाएगा, क्योंकि अभी भी कांग्रेस इस बात को लगातार भुना रही है कि केंद्र में हिमाचल की सहायता नहीं। अपनी अपनी बात कहने की बात है ये। हकीकत यह है कि अभी जो हिमाचल प्रदेश को मिला वो ऑल टाइम हाई है, सबसे ज़्यादा मिली 1800 करोड़ रुपए की मदद मिली हिमाचल प्रदेश को और 11,000 से ज़्यादा मकान हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है जो मदद मांगी गई वो मदद वहाँ पर दी गई है। और ऐसे में ये झूठा इस तरह का प्रचार करना कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ये तुमने एक्सेप्ट किया, खुद ही एक्सेप्ट किया कि 1800 करोड़ रुपए आया है, लेकिन वो 1800 करोड़ रुपए दिया किसको? क्या वो पात्र लोगों को दिया है? अभी भी हज़ारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिनका घर चला गया लेकिन मिला कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कुछ नहीं हुआ नुकसान, उनके खाते में पैसे आ गए, क्योंकि वो कांग्रेस ने और प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र भी किया है, कांग्रेस ने अपने लोगों को पैसे बांटे वहाँ पर। यह हकीकत है और जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है इतनी बड़ी त्रासदी में, उसमें भी जो पात्र लोग हैं उनको पैसा नहीं दिया गया और उन लोगों को पैसा दिया जो कांग्रेस के पुराने लोग हैं, अपनी पार्टी के, ये हमारा पक्का आदमी है, ये हमारा पुराना आदमी, ये सोच करके पैसे देते रहे वो लोग, जिसकी जांच के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा और मुझे लगता है कि जांच होनी भी चाहिए। सर अब नया मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। अनुराग ठाकुर को हम सांसद भी देखते आए हैं, मंत्रिमंडल में हमेशा से वो रहे हैं, हिमाचल का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए हिमाचल की जनता को? कंगना रनौत को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं सर। देखिए, ये विशुद्ध प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री जी का है, इस पर टिप्पणी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन हिमाचल के लिए बहुत कुछ, नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष, नड्डा जी केंद्र में मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण महकमा, और जब अध्यक्ष बनने के बाद मंत्रालय की बात आई तो अनुराग जी कैबिनेट मंत्री और बहुत महत्वपूर्ण महकमा उनके पास। तो इसलिए कभी भी हिमाचल के लिए छोटा होने के बावजूद इस बात का एहसास नहीं कि छोटा प्रदेश तो छोटा काम दिया गया, बड़ा काम दिया गया। और अब की बार भी हिमाचल प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, बड़ा काम मिलेगा हिमाचल प्रदेश को और निश्चित रूप से मिलेगा। ये पार्टी के नेतृत्व पर हमने छोड़ा हुआ, वही निर्णय करेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ जयराम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे न्यूज़ रूम में आप आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बातचीत करने के लिए, हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके ऑफिस में पहली बार यहाँ पर आया और सब लोगों से मिलकर के अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।